नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। हाई कोर्ट के लिए फिर एक आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सेशन लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बड़ा पसंद आएगा। कोई 25 क्वेश्चंस, मेरा तो एक ही वो रहना है मेन हाई कोर्ट के लिए, तो मैं ये 25 क्वेश्चंस फिर दोबारा लाया हूँ और मात्र इसे हम 25 क्वेश्चंस को बेटा 20 मिनट लगाएंगे, 20 से ज्यादा हमें लगाने नहीं है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, वी शुड नॉट मेक एन नॉइज इन द क्लास। कितना प्यारा क्वेश्चन है। और देखो ये आया हुआ कब है, एसएससी सीपीओ में 4/10/2023 को एग्जाम होता। इतना आसान क्वेश्चन एसएससी सीपीओ वालों ने पूछा है। आप जानते हो कि मेक एन नॉइज नहीं होता बेटा, मेक ए नॉइज होता है। आप ये बचपन से बात पढ़ते हो आ रहे हो। अगर आपने लगाया है पहले पार्ट में तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं। आगे बढ़ते हैं, समय नहीं खराब करना बिल्कुल। जब यहां हो गया तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, जरा इसकी भी सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, आई वाज विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे। ये भी सीपीओ में 4/10/2023 को पूछा गया एग्जाम है और इतना आसान क्वेश्चन है कि इसका भी आंसर पलक झपकते साथ। अरे आई वाज विश, मैं विश था या मैं विश करता हूं, मैं विश करता हूं टू मीट हर ऑन हर बर्थडे, उससे उसके जन्मदिन पर मिलने की। अगर आपने लगाया है सी पार्ट तो बढ़िया है बेटा, इसके अलावा आपका कोई आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समय खराब ही नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि जल्दी से सेशन पूरा करना है और रैपिड स्पीड के साथ करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द राइट टाइम। ये भी देखो सीपीयू में पूछा गया है। हालांकि जो सीपीयू के एग्जाम का लेवल है अच्छा खासा होता है, लेकिन नहीं, उन्होंने पूछ लिया फिर वहां फर्स्ट शिफ्ट में कि प्रत्येक विद्यार्थी उम्मीद करता है टू कम इन द राइट टाइम, सही समय पर आने की। इन द राइट टाइम नहीं होता, गलत यूज है यहाँ प्रीपोजिशन का, एट द राइट टाइम होता है। अगर आपने लगाया है सी पार्ट में तो बढ़िया है, वरना बेटा इसके अलावा कोई इसका आंसर होने नहीं वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, रुकना ही नहीं है बिल्कुल। जो आप अपना हो गया एकदम तुरंत आगे बढ़ते हैं। समय खराब ही नहीं करना, वेस्ट बिल्कुल करना ही नहीं है समय को अपने। आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसे देख लेते हैं एक बार। बी विल हैव बीन नो द रिजल्ट ऑफ द कैट एग्जाम बाई नेक्स्ट वीक। जरा लगाना है इसका, क्या लगाओगे। ये टेंस की एरर है और ये भी देखो आपके सीपीओ में 5/10/2022 को सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, वही मैंने उठाया है, जिससे कि आपको एग्जाम में पता तो चले किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहे हैं जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है कैट, तो हम इस चीज के बारे में या उसका रिजल्ट जान रहे होंगे बाय नेक्स्ट वीक, जब काम अगले हफ्ते होने वाला होगा। तो आप ये भी जानते हो वी के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, चूंकि नो जब फाइनाइट होती है आईएनजी नहीं लगता, आप वीन नन कर दोगे यहां पर, क्योंकि ये काम हो रहा होगा वी के बाद। अगर आपने लगाया है आई थिंक ऑप्शन नंबर ए तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा एरर नहीं है। बच्चे जानते हैं जो क्लास पढ़ रहे हैं डेली कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या है। जिसका संबंध सब्जेक्ट से होता फाइनाइट होती है, जिसका संबंध सब्जेक्ट से न हो नॉन फाइनाइट। फाइनाइट रूप में आईएनजी तो आएगा नहीं, नोइंग आप नन कर दोगे कि हम ये रिजल्ट जान चुके होंगे। फिलहाल यहाँ ए पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5। 25 क्वेश्चन है मात्र, हाई कोर्ट के लिए स्पेशल सत्र है मेरा, और मेरी कोशिश यही है कि हाई कोर्ट में जो मेरे बच्चे या जो भी एग्जाम में मेहनत कर रहे हैं वो इंग्लिश की वजह से बिल्कुल ना रहे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही आर वेरी थर्स्टी, गिव हिम ए लिटिल वाटर टू ड्रिंक। कि वह जो था प्यासा है। अरे आज तक आपको ही के साथ किसने पढ़ा दिया भाई यार, ही के साथ तो सिंगुलर वर्ब आती है। अगर आपने इस लगाया तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं है। देखो सीपीयू में पूछा गया, कितने आसान क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछता है, लेकिन बच्चा परेशान हो जाता है। जरा आगे देखेगा एरर, ऐसा नहीं देखना है आपको, आपको तो सीधा ये देखना है जो हमारा ग्रामेटिकल रूल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो फिलहाल 5 के पहले वाले में हुई बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, जरा देख लेते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर कहता है अगला, आई एम श्योर हेलिना वुड पासेस विद फ्लाइंग कलर्स। देखो यहां पर एक शब्द आया विद फ्लाइंग कलर्स, ये बड़ा प्यारा एक शब्द है। इसका मतलब होता है बढ़िया है, अच्छे नंबरों से, गुड मार्क्स। अगर आप अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हो तो ये होता है फ्लाइंग कलर्स। अब
आप एक बात जानते हो कि दुनिया में कोई सी भी मॉडल है, चाहे मैं वुड ले लूं, बेटा कुड ले लूं, बेटा कैन ले लूं, बेटा मे ले लूं, बेटा मस्ट ले लूं, यहां पर कोई सी भी मॉडल आप दुनिया की उठा लो, दुनिया की कोई सी भी मॉडल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहां पर वुड पासेज नहीं होना चाहिए था, वुड पास हो जाएगा। जिसने लगाई है आपके ए पार्ट में एरर तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं है। देखो ये भी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तुरंत, समय वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 7 जरा क्या कहता है इसकी भी सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहना चाह रहा है, यहां कहता है 7, वन ऑफ देयर फ्लाइटर्स, जो भी ये माल वाहक या माल ले जाने वाले हैं, जो नेपच्यून है, विल बी लीविंग, नेपच्यून छोड़ रहा है इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में। मैंने बताया था कि दुनिया का कोई सा भी प्लानेट हो, अर्थ हो, दा जरूर लगता है। अर्थ हो, सन हो, मून हो, बेटा ये यूनिवर्सल होते हैं, इनसे पहले आप दा जरूर लगाते हो। नेपच्यून एक प्लानेट का नाम है और नेपच्यून बोलते हैं वरुण को। और बताओ जब प्लानेट का नाम है तो इन सबसे पहले किसका लगना जरूरी है? दा का। दा नेपच्यून होना चाहिए था। अगर आपने करा है सी पार्ट में तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं होगा बेटा। ए नेपच्यून नहीं बल्कि क्या होगा? दा नेपच्यून। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज्यादा समय वेस्ट ही नहीं करना है हमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, जो इसका 8वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, जरा इसकी सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, रोजर्स वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम विद हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो रोजर्स है वो जो यूनाइटेड किंगडम है यूके, उसकी तरफ गया अपनी पत्नी के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करने, जश्न मनाने। आज आर्टिकल में एक चैप्टर मैंने बताया था कि देश के नाम से पहले अगर दा आएगा तो उसकी वजह क्या है? द यूएसए और द यूके। मैंने ये बात बताई थी कि इंडिया से पहले दा मत लगा देना, चाइना से पहले दा मत लगा देना, क्योंकि उनकी दा लगने की कोई वजह नहीं है। क्योंकि एक बात मैंने बताई थी, अगर कोई देश संगठन से मिलकर बना है, जैसे यूएसए 50 प्रांतों के संगठन से मिलकर बना है और 50 प्रांत इस यूएसए को बना रहे हैं, इसलिए इससे पहले दा लगता द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऐसे ही यूके किसी ब्रिटेन या लंदन का नाम नहीं है, यूके है यूनाइटेड किंगडम। बेटा इसके अंदर आपका, अगर मैं बोलूं, इंग्लैंड भी है, इसके अंदर आपका आयरलैंड भी है, इसके अंदर आपका स्कॉटलैंड भी है और इसके अंदर आपका वेल्स भी है। ये 4 देश मिलाकर यूके को बनाते हैं और कोई देश अगर किसी संगठन से मिलकर बना हो तो उससे पहले दा का लगना जरूरी है। आपको एन यूनाइटेड किंगडम नहीं बल्कि द यूनाइटेड किंगडम करना था। अगर आपने लगाया है सी पार्ट में तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अग्रसर होते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जरा इसकी बातें सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, आई हैव ए डॉग एंड ए काउ। आराम से पढ़ लो बेटा। मेरे पास एक डॉग और एक काउ दोनों हैं। ए डॉग इज ब्लैक बट द काउ इज ब्लैक एंड व्हाइट। कुत्ता तो काला है लेकिन गाय जो है वो काली और सफेद दोनों हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं पहली बार कभी भी नॉन स्पेसिफिक नाउन का जिक्र करता हूं तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन आता, बहुत बढ़िया है। लेकिन अब जब मैं दोबारा अगली किसी क्लोज से इसका दोबारा जिक्र करूं तो फिर वहां पर उस नाउन को निश्चित करने के लिए डेफिनेट आर्टिकल दा का आना जरूरी है। यहां तो आपने सही कर दिया, बट द काउ, जो बोवाली गाय है वो काली और सफेद दोनों है, लेकिन कुत्ता भी तो बोवाला है। आपको करना पड़ेगा द डॉग इज ब्लैक, क्योंकि अब ये डॉग जो है आगे डेफिनेट होगा। जिसने लगाया है बी पार्ट में बहुत बढ़िया है, इसके अलावा आंसर नहीं है। सीपीओ में आया हुआ फिर क्वेश्चन है। मैं सब कह रहा हूं कि सारे प्रीवियस ईयर ही ला रहा हूं अपने पास से, या कोई किताब या कुछ नहीं, जो भी एग्जाम में आया हुआ बेटा उससे आपका परिचय करा रहा हूं। आपके सामने आईना बिल्कुल साफ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जरा इसकी बात सुन लेते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ही कुड बी पास हिज एग्जाम्स, वह अपने एग्जाम को पास कर लेगा इफ ही स्टडीड हार्डर, अगर वो मेहनत से पढ़ाई करता है। हार्डर का मतलब होता है और ज्यादा मेहनत करता है। मान लिया अभी हार्ड कर रहा हूं, हार्ड से हार्डर कर लूं, सही है। और
अगर मैं या वह मेहनत से पढ़ाई करेगा तो वो एग्जाम को पास कर लेगा। अभी बताया था कि कोई सी भी मॉडल हो उसके बाद सीधी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपने बी लगाकर यहां पर उसे एरर क्यों बनाया? खाली पास होना चाहिए था। अगर आपने करी है दूसरे पार्ट में तो बढ़िया है बेटा, वरना इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अग्रसर होते हैं। समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना है क्योंकि समय बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? नीदर ऑफ द बिस्किट्स, दो बिस्किट में से एक भी, यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया, रिक्त स्थान चॉकलेट चिप्स। अब उसमें चॉकलेट चिप्स है या नहीं है? आप जानते हो कि नीदर होता दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। अब दो में से कोई नहीं है तो आप ये जानते हो कि मेरी वर्ब या तो सब्जेक्ट एक हो या सब्जेक्ट जीरो हो। हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। या तो सब्जेक्ट एक हो या सब्जेक्ट जीरो हो। दो में से एक भी बिस्कुट जो तुमने मुझे दिया था, मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी है। कंटेन के अंदर तो डू होता है, आर के अंदर प्लूरल वर्ब आ जाएगी। इस कंटेन कुछ होगा नहीं क्योंकि पैसिव में नहीं, आप एक्टिव में बनाओगे। कंटेन्स अगर किसी ने करा है ऑप्शन नंबर डी तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं तुरंत, बिना किसी रुकावट के जल्दी से सेशन को खत्म करेंगे। मैंने कहा आपसे स्टैनली कोई नाम का व्यक्ति है, टू प्ले द वायलिन नाउ। अब जो वायलिन बांसुरी है या जो भी बजाने का यंत्र वाद्य है उसे बजाता है विद एन अमेच्योर इंस्ट्रक्टर। अमेच्योर का मतलब है जो नौसिखिया है। नौसिखिया का मतलब ऐसा है कि वो व्यक्ति जो किसी काम में अभी अभी नया है और वो सिखा रहा है। तो ये तो बात हो गई ना कि नया व्यक्ति मतलब किसी काम में और किसी चीज को वो सिखा रहा है, तो उसे अमेच्योर बोलते हैं। एक प्रोफेशनल है, वो पेशे से संबंधित होता है। एक्सपीरियंस्ड है, वो बेटा अनुभवी होता है। जानते हो आप, ज्यादा समय खराब नहीं करना। अब देखो एक शब्द आया नाउ। नाउ हो, एट प्रेजेंट हो, और बहुत सारे शब्द हैं ये दिखाते हैं अब की बातें। एट प्रेजेंट हो, नाउ हो, और भी एक दो शब्द हैं। अगर मैं इन्हें देखकर जाऊं तो मैं प्रेजेंट की बात याद करता हूं, और प्रेजेंट में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल वाला। अगर मैं कहूं हैड लर्न्ड, ये नहीं हो सकता। बाज लर्निंग, सीख रहा था, ये नहीं हो सकता। विल लर्न, सीखेंगे, ये नहीं होगा। अब जो है स्टैनली वायलिन बजाना सीख रहा है। जिसने अगर इस लर्निंग करा तो बढ़िया है क्योंकि प्रेजेंट में बनेगा। एट प्रेजेंट हो या ना हो, ये सारी घटना जो बनती हैं आप प्रेजेंट में बनाते हो। फिलहाल स्टैनली इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन नाउ। जिसने लगाया ऑप्शन नंबर ए, बढ़िया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने जरा लगाना। मोनिस एंड रवि, मोनिस एंड रवि रिक्त स्थान, यहां रिक्त स्थान है, टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। ऐसा हुआ बेटा, मोनिस एंड रवि, इसके बाद ये रिक्त स्थान है, और फिर यहां से आप ऐसा घुमाओगे। वो थोड़ा सा स्लाइड में घूम गया क्वेश्चन। मोनिस एंड रवि फिल इन द ब्लैंक्स है, टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। अब ये अगले महीने कनाडा को जा रहे होंगे। CHSL का एग्जाम हुआ था टीयर सेकंड वाला 2/11/2023, उसमें क्वेश्चन पूछा है, जरा बताना। जो मोनिस और आपके रवि हैं, व्यक्ति दो हैं। अगर मैं फ्यूचर की वर्ब देखूं तो नेक्स्ट मंथ फ्यूचर की याद दिलाता, हालांकि फ्यूचर में आंसर आना चाहिए, लेकिन अब मैं मजबूर हूं क्योंकि बिल और सेल नहीं दी है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब भी यूज कर सकते हो कि वो अगले मंथ कनाडा जा रहे होंगे। अगर आप लगाओगे मोनिस एंड रवि, प्लूरल हैं, इज नहीं आ सकता। आर मूविंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ, कि मोनिस और रवि अगले महीने कनाडा को जा रहे होंगे। अगर लगा दिया आपने यहाँ पर आर तो बढ़िया है। बिल या सेल होता तो नंबर 1 आंसर होता, लेकिन फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए वहां पर सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, जरा इसे भी देख लेते हैं। करंटली, जवाब तो पहले वाले ने दे दिया। करंटली
मिट्टू एंड बिट्टू रिक्त स्थान हार्ड टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। जो हाल फिलहाल में मिट्टू और बिट्टू हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। कहने का मतलब है डेडलाइन होती है समय सीमा, समय सीमा से उस काम को पहले ही पूरा करने के लिए होती है डेडलाइन। समय सीमा है और समय सीमा के लिए एक आता है टू ड्रा ए लाइन। अगर आपने इडियम पढ़ा होगा, ड्रा ए लाइन, ये होता है टू फिक्स ए लिमिट, किसी की लिमिट को फिक्स करना टू ड्रा ए लाइन कहलाता। फिलहाल यहाँ हमें जो मतलब है, यहाँ आंसर से मतलब है, देखो रिसेंटली हो या करंटली हो, करंटली, रिसेंटली, नाउ। ये कह रहे हैं इस समय मिट्टू और बिट्टू मेहनत से काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले पूरा करने के लिए। अभी भी घटना चल रही है, रिसेंटली की बात चल रही है। आप बरगढ़ पर नहीं जाओगे, है बर्ग पर नहीं जाओगे, बर्किंग पर नहीं जाओगे, प्रेजेंट की बर्फ चाहिए थी मुझे, प्रेजेंट में आंसर आ गया। रिसेंटली मिट्टू एंड बिट्टू आर वर्किंग हार्ड टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन, क्योंकि प्रेजेंट की बर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको दे रखी है। यहाँ पर चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं चलूं तो अब 15 की तरफ अग्रसर होता हूं और देखता हूं 15 में आपने क्या लगाया। ये भी बड़ा आसान है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू रिक्त स्थान देयर आइडियाज ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। अब क्लास में एक डिस्कशन हो रहा है, उसमें टीचर ने स्टूडेंट से कहा है कि आपको बताना है भाई किस किस तरीके से मैं डिस्कशन करूं। तो देखो गेट ऑन तो सवार होना होता किसी वाहन वगैरह पर, ये नहीं होगा। और मैं बात करूं पुट ऑफ तो ये पोस्टपोन्ड होता। अगर आप कोई चीज स्थगित कर रहे हो तो ये पोस्टपोन्ड होता बेटा, स्थगित करना। तो स्थगित करने की कोई बात नहीं चल रही है यहाँ। जैसे मीटिंग हो, आज होनी थी, मैंने कह दी कि कल होगी, तो ये पोस्टपोन्ड है। मैं आपसे कहूं ब्रिंग अप, पहले ब्रिंग अबाउट की बात कर लेते हैं। ये होता है पूरा करना, किसी काम को पूरा करने के लिए आप ब्रिंग अबाउट कह सकते हो, कंप्लीट। तो कोई चीज पूरी करने के लिए ब्रिंग अबाउट आ सकता है, कंप्लीट। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें एक शब्द आया है ब्रिंग अप। बेटा ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण तो करना होता ही है, पालन पोषण करना, कि बच्चों का पालन पोषण जो किया जाता है माँ बापों के द्वारा, ब्रिंग अप। लेकिन मैं आपसे कहूं ब्रिंग अप का मतलब विचार विमर्श करना या सोच समझकर कोई बात करना। विचार विमर्श या किसी बात पर डिस्कशन करना, किसी बात पर चर्चा करने के लिए, किसी बात पर चर्चा करने के लिए जो मैं यूज करूंगा वो मैं वहां पर आप ब्रिंग अप का यूज कर सकता हूं। मेरा मानना है कि अब आप सब लगा सकते हो। टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा रिक्त स्थान देयर आइडियाज ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। आपको क्लास डिस्कशन के दौरान अपनी बातों पर चर्चा करनी है या आपको विचार विमर्श करना है। ऑप्शन नंबर सी के अलावा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि गेट ऑन का मतलब तो सवार होना होता है किसी वाहन पे। फिलहाल ये खत्म हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब मैंने 10 जो रखवाई है बेटा, ये कुछ वोकेब वाली सेट रखवाए हैं और मुझे लगता है कि वोकेब के 10 क्वेश्चन बड़े जरूरी हैं आप लोगों के लिए। ए पर्सन एंगेज्ड इन ए ट्रेंड और फॉर स्पेस फ्लाइट। देखो ट्रेंड का मतलब होता है प्रशिक्षण देना, स्पेस फ्लाइट होती है जितनी भी आपकी ये अंतरिक्ष में जितनी भी उड़ान भरी जाती हैं। तो जो ये उड़ान जो भरी जाती है फ्लाइटों की, इनके लिए ट्रेंड जो व्यक्ति किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो बेटा एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर दोनों में अंतर देख लेना। एस्ट्रोलॉजर जो तुम्हारे हाथों की रेखाओं को देखकर आपके भविष्य के बारे में बताता है, जो फर्जी होता है उसे ज्योतिषी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। और एस्ट्रोनॉमर जो होता है, एस्ट्रोनॉमर होते हैं खगोल शास्त्री, जो कि अंतरिक्ष के तारे या अंतरिक्ष के जितने भी प्लैनेट हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे तो वो एस्ट्रोनॉमर हैं। और एस्ट्रोलॉजर होते हैं ज्योतिषी, जो झोला छाप होते हैं। फिलहाल इनसे कोई मतलब नहीं है, एट्रोसियस से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये होता है जैसे ईर्ष्यालु या पापी टाइप का जो होता है। अगर मैं आपसे कहूं एस्ट्यूट, ये चतुर या चालाक होता है। लेकिन एक शब्द आया एस्ट्रोनॉट, ये होता है अंतरिक्ष यात्री। आप इसे कॉस्मोनॉट भी बोल सकते हो, ये होता है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला। तो आप इसे कॉस्मोनॉट भी बोल सकते हो। कॉस्मोनॉट का मतलब भी क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री। एक ऐसा व्यक्ति जो एंगेज रहता है या ट्रेंड किया जाता है फॉर स्पेस फ्लाइट, फ्लाइट की
या उड़ान भरने के लिए जो स्पेस में अंतरिक्ष में उड़ानें भरी जाती हैं, उसके लिए हम ट्रेंड अंतरिक्ष यात्री को करते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, जिसे आप कॉस्मोनॉट भी बोल सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इससे ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना किसी क्वेश्चन पे, जरा लगाना इसका आंसर। इन्होंने पूछा है हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अगर किसी व्यक्ति में सुंदर लिखने की कला है, मेन मतलब मेरा इससे है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर लिखने की कला अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, तो देखो सीपीओ में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं, मेरा मानना है कि एग्जाम से रिलेटेड ही बातें की जाए। तो यहां पर सुंदर लिखने की कला, देखो कैलीग्राफी और एक होता है बसिस कैकोग्राफी। तो देखो कैको और कैली दोनों में अंतर समझ लेना। कैली है तो सुंदर है, मतलब कि गुड या ब्यूटीफुल, और कैको है तो बैड है। किसी की अगर बुरी राइटिंग है, अगर बुरा लेख है या बुरी राइटिंग है, तो आप कह सकते हो बुरी राइटिंग किसी की है तो ये आपकी कैकोग्राफी है, और किसी की गुड राइटिंग है मतलब कि ये होती है अच्छी। तो अगर किसी की अच्छी राइटिंग है तो फिलहाल आंसर तो कैलीग्राफी हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की बात कर रहा है। लेक्सिकोग्राफी सब जानते हो, ये डिक्शनरी लिखने की कला होती है, शब्दकोश या डिक्शनरी। अगर किसी के अंदर शब्दकोश लिखने की कला है, किसी के अंदर डिक्शनरी को लिखने की कला है, तो ये लेक्सिकोग्राफी कहलाती है, और लिखने वाला लेक्सिकोग्राफर होता है, शब्दकोश निर्माता। ठीक। ग्राफोलॉजी, ये ग्राफ बनाने का, जो ये ग्राफ बनाते हैं, इसे नक्शा बना दिया। वैसे तो नक्शा बनाने वाला तो कार्टोग्राफर होता है, कार्टोलॉजी। लेकिन अगर कोई भी हमने आलेखन बना दिया या कोई भी चीज, तो खींचने के लिए ग्राफ आता है। और एक शब्द आया डेमोग्राफी, ये होता है जनसंख्या का अध्ययन। अगर मुझे जनसंख्या का अध्ययन करना है तो मुझे डेमोग्राफी, क्योंकि डेमो का मतलब होता है जनता, और जनता का अध्ययन होता है डेमोग्राफी पर। लेकिन फिलहाल मुझे इन सब से मतलब नहीं था। एक होता सेंसस, वो जनगणना होती है। अगर सेंसस की बात करूं तो बेटा वो जनगणना है। जनगणना और जनसंख्या का अध्ययन दोनों में फर्क है। वहां पर डेमोग्राफी होता है जनसंख्या का अध्ययन, और सेंसस होती है जनगणना। लेकिन मतलब ना जनगणना से है ना डेमोग्राफी से, मेरा मतलब था सुंदर लिखने की कला। ऑप्शन नंबर ए कहलाता है आपका कैलीग्राफी। 17 का ए हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है? 18 क्वेश्चन कहता है ए नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन ऑफन विद ए बायोग्राफिकल स्केच। अब ये आपसे कहता है जो एक ऐसा नोटिस है जो किसी व्यक्ति की डेथ का मतलब है मृत्यु। अब किसी व्यक्ति की मृत्यु पर नोटिस भेज रहे हैं, ऑफन विद ए बायोग्राफिकल स्केच। उसमें एक बायोग्राफिकल स्केच बना हुआ था, निधन सूचना, शोक सूचना, एज इन द न्यूज़पेपर। कभी कभी ये न्यूज़पेपर में भी निकाल देते हैं। आप देखते हो कि कोई जैसे कोई बड़ा आदमी हो कोई, तो उनकी मौत हो जाए तो वहां पर आप न्यूज़पेपर में भी निकलवा देते हो। और जैसे हमारे यहाँ कोई मीडियम क्लास के हैं तो उनके लिए जानते हो एक शोक संदेश तैयार किया जाता है कि आस पड़ोस के व्यक्तियों को अगर ना पता चला उस समय, जिसे आप निधन सूचना भी बोल देते हो, कि भाई उन तक ये हमारी सूचना पहुंच जाए कि जो ये हमारे खास या परिचित थे, इनकी जो है मौत हो गई है, निधन हो गया है। अब उस नोटिस को मैं क्या बोलूंगा? तो बेटा ओबिचुरी होता है, ये होता है शोक संदेश। आपको शोक संदेश ही देना है। यहां पर आंसर तो आ गया शोक संदेश, कि किसी भी व्यक्ति की मौत पर जो नोटिस तैयार किया जाता है उसे ओबिचुरी। इलेजी क्या होती है? ये शोक गीत होता, जिसे लेमेंट बोल देता हूं। किसी की मौत पर जब अगर कोई गीत गाया जाता है उसे इलेजी बोलता हूं। ये होती है आपकी लेमेंट। एक पोयम आई थी 12th में, उसे बोलते हैं शोक गीत। और एक ओब्लिवियन और एडवर्टाइजमेंट, सब जानते हो ये तो ऐड होते हैं। जब हम ऐड करते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो ये आपका जैसे कि भाई न्यूज़पेपर में या किसी कंपनी का कोई प्रचार है, या जैसे हमारा ही कोई बैच है, हम उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको जो आंसर देना था यहाँ पर 18 का ए बनेगा बेटा, ओबिचुरी। ओबिचुरी का मतलब होता है शोक संदेश, ठीक है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ओब्लिवियन ये भ्रम हो जाता है, किसी का अगर स्पष्टता के साथ हो तो ये भ्रम या कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आंसर जो देना था यहाँ पर 18 का ए बनेगा, ओबिचुरी। तो एक ऐसा नोटिस जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर दिया जाता है उसे ओबिचुरी बोलते हैं, शोक संदेश। आगे आइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसे एक चीज और है, इसे कभी कभी ओब्लिवियन को स्मरण भी बोल देते हैं, लिख लो। स्मरण होता है किसी का याद करना, विस्मरण या स्मरण, ये भी याद करना होता है। लेकिन अगर मौत पर है तो वो ओबिचुरी होगा, शोक संदेश। आगे आइए
सत्र को जल्दी खत्म करेंगे, सत्र को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है हमें। आगे बढ़ते हैं, जरा लगाते हैं क्वेश्चन इसका नेक्स्ट। सत्र को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। मैंने कहा है मिनिमम पीपल नीडेड फॉर ए मीटिंग। कोई एक मीटिंग है, उसके लिए कम से कम लोगों की जरूरत पड़ रही है। गणपूर्ति बोलते हैं, जैसे कहते हो ना इतनी गणपूर्ति की जरूरत है भाई, तो कम से कम लोगों की जरूरत होती है मीटिंग के लिए। क्या है ना, मिनिमम पीपल, कम से कम लोग, तो इसको हम कोरम बोलते हैं बेटा। गणपूर्ति होती है ये, और गणपूर्ति का मतलब जहां पर हमें 1 2 4 ऐसे लोगों की जरूरत पड़े। फोरम मंच होता, सब जानते हो, जिस पर हम, जैसे कि मैं हूं या इस मंच पर खड़ा हूं तो मैं फोरम बोल सकता हूं। कहीं परफॉर्मेंस हो रही हो तो वो बोल सकता है कि वो मंच है, ठीक है। और एडेंडम ये होता है जोड़ना, कोई चीज अगर मैं जोड़ दूं या फिक्स कर दूं तो एडेंडम हो जाता है। और डेकोरम तो आप जानते ही हो, जैसे कि कोई सभा हुआ हुई है तो उसे मैं डेकोरम बोल सकता हूं, कोई भी जनसभा या सभा से रिलेटेड कोई भी चीज हो। फिलहाल यहां पर जो मेरा आंसर है वो आपका बनेगा कोरम। कोरम होती है गणपूर्ति। फिलहाल आंसर 19 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं तुरंत, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी परेशानी के। आप क्वेश्चन नंबर जरा लगाना 20 का। ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मैंने क्लास में इतना ज्यादा कर दिया ये कि बच्चे इसको पलक झपकते साथ लगा लेंगे जो आपने क्वेश्चन देखा है। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, कितना प्यारा क्वेश्चन है, सीपीओ में पूछा गया है। एक ऐसा स्थान जहां की सिक्कों को उनके सांचे में ढाला जाता है। सिक्के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, अब तो 20 रुपए का भी आ जाता है कभी कभी। बेटा उसे मिंट बोलता हूं, टकसाल। एक ऐसा स्थान जहां सिक्कों को उनके सांचे में ढालता हूं, टकसाल होता है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, एक ऐसा स्थान जहां अल्कोहल से रिलेटेड चीजों को डाला जाता, वो ब्रेवरी होती है, भट्टी होती है। वो मैंने कई बार बताया है, ब्रेवरी जो होती है वो भट्टी होती है जहां शराब या अल्कोहल से रिलेटेड चीजों को पकाया जाता है। एक पूछ लेता है जहां ईंटों को पकाया जाता है, वो स्थान क्या कहलाते हैं, वो किल्न कहलाता है। जितनी भी आपकी ब्रिक हैं, इनको पकाने का जो स्थान है बेटा क्या कहलाता है, वो किल्न कहलाता है। फिलहाल आंसर मिंट से था, यहां आएगा टकसाल। पोस्ट ऑफिस आप जानते हो, ये तो डाकखाना होता है जहां आपके लेटर वगैरह पहुंचते हैं। गिरोब, और गिरोब का मतलब होता है उपवन या बगीचा। कोई उपवन या बगीचा हो उसकी बात ही नहीं चल रही है। और ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, THROUGH होती है बेटा, ये होता है कोई माध्यम। तो किसी माध्यम से पहुंचाओगे तो थिरो होता है, THROUGH। फिलहाल आंसर था एक ऐसा स्थान जहां सिक्कों को सांचों में ढालता हूं, मिंट बनेगा टकसाल। आइए जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल वेस्ट ही नहीं करना है समय अपना, तुरंत आगे चलते हैं। जरा लगाना इसका आंसर कौन लगा रहा है। ये बेटा मुहावरा है, द बेस्ट ऑफ बोथ बर्ड्स। बोथ बर्ड्स का मतलब है, मान लो जैसे दोनों दुनिया, वैसे दुनिया एक ही है। बेस्ट ऑफ बोथ बर्ड्स मतलब कि एक पार्टी उधर वाली हो गई और एक पार्टी इधर वाली हो गई। आप दोनों के बीच में बेस्ट हो, आप उधर का भी फायदा उठा रहे हो, आप इधर का भी फायदा उठा रहे हो। कहने का मतलब साफ साफ है, मेक पीपल कंफर्टेबल। सिंपल सी बात है, लोगों को सहज महसूस कराना, ये होता है आपका द बेस्ट ऑफ बोथ। आप उधर के लोगों को भी कंफर्टेबल कर रहे हो, आप इधर के लोगों को भी कंफर्टेबल कर रहे हो। सिंपल सी बात है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स मतलब कि मेक पीपल कंफर्टेबल, लोगों को ज्यादा सहज महसूस कराना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हाईकोर्ट वालों के लिए बहुत ही प्यारा सेशन है। जो भी हाईकोर्ट का एग्जाम देने जा रहा हो बच्चा, वो एक बार इस क्लास को जरूर देखे, और मैं ये रोज क्लास लाऊंगा आपके लिए। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, कितना प्यारा है, बाहर छोड़ देना। लेफ्ट आउट का मतलब बाहर छोड़ देना। अब आपने बाहर छोड़ दिया, कोल्ड का मतलब है ठंड में। अब किसी को ठंड में बाहर छोड़ दिया, मान लिया जाड़े हो रहे हैं और आपका दोस्त था, आपकी हो गई लड़ाई, निकाल दिया कमरे में से, आप ज्यादा ताकतवर थे, बोले बेटा बाहर ही सो, आपने उसे काय में डाल दिया। सिंपल सी बात है, आपने उसे इग्नोर कर दिया। इसका मतलब है ठंड में पड़ा रहा बेटा, ये होता है नजरअंदाज करना। इसका मतलब चाहे तू कुछ भी कर, अब ठंड में ही पड़ा रहे, आपने उसे इग्नोर कर दिया। सिंपल सी बात है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब है टू बी इग्नोर्ड, मतलब नजरअंदाज करना। आगे चलो, सत्र बहुत जल्दी निपटने वाला है। मैं आपसे कहता हूं, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये बोलता है कि कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मैं अगर आपसे यहां पर सिनोनियम लगवाऊं, इसका बेटा सिनोनियम बनाना है, तो कैप्टिवेट का सिनोनियम, कैप्टिवेट का मतलब है किसी को कैप्चर कर लेना, मतलब कि किसी को पकड़ लेना, पकड़ कर रखना, पकड़ लेना या पकड़ कर रखना।
अब पकड़ कर रखने का सिनोनियम पकड़ के रखना ही तो होगा, स्टडी का मतलब पढ़ना। मैं आपसे कहूं एनवेलप मतलब लिफाफा, लेकिन इसमें एक बड़ा प्यारा शब्द दिया है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब भी क्या होता है, किसी को पकड़ना या किसी को पकड़ के रखना। फिलहाल अगर आपने आंसर लगाया है इसका ऑप्शन नंबर डी तो बढ़िया है, क्योंकि इसका सिनोनियम एल्यूर तो हो ही नहीं सकता, एल्यूर का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल आंसर जो लगाया है वो कैप्टिवेट का सिनोनियम बनेगा अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को पकड़ना, और कैप्टिवेट का मतलब भी होता है किसी को बंदी बनाना। तो फिलहाल यहाँ पर ना तो स्टडी होगा ना एनवेलप होगा, एनवेलप लिफाफा होता है, एल्योर नहीं होगा, अरेस्ट हो जाएगा पकड़ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। समय खराब बिल्कुल नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा सेशन को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। आगे देख लेते हैं। मैंने कहा बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट का भी सिनोनियम लगाना है। देखते हैं आपने क्या सिनोनियम लगाया बेनीवोलेंट का। बेनीवोलेंट होता दयालु। अब दयालु का सिनोनियम दयालु ही होना चाहिए, क्योंकि बेनीवोलेंट होता दयालु या उपकार करने वाला। अगर मैं आपसे कहूं इनोसेंट तो भोला भाला है, सीधा साधा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, भोला भाला है, बिल्कुल सीधा सिंपल। अगर कोई सीधा साधा है, सिंपल भोला भाला, तो आप इससे बेचारे से तो कुछ उम्मीद ही मत रखो। मैंने कहा बिग्ड और किरुअल ये सब दुष्ट या निर्दयी होते हैं, तो अगर मैं एंटोनियम लगाता तो चल जाता एक बार को, लेकिन मैंने सीधा साधा नहीं पूछा था, मैंने पूछा था दयालु, और दयालु का जनरस हो जाएगा बेनीवोलेंट। इसे बोलते हैं परोपकारी। अगर आपने ए लगाया तो बढ़िया, इसके अलावा आंसर नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता। क्वेश्चन नंबर 25 शायद लास्ट हो जाए, क्योंकि मैं 25 ही क्वेश्चन रखवा रहा हूं। मैंने कहा शार्प, शार्प का मतलब होता तेज, जो बड़ा तेज हो, और मुझे इसका एंटोनियम लगवाना आपसे। तो शार्प का एंटोनियम लगाओ, यहां मैं खुद लिख रहा हूं अपने हाथ से, लगाओ जरा, दे रहा हूं आपको 1 सेकंड पूरा। तेज होता तेज, तेज का होगा खुट्टल मंद। आंसर आ जाएगा हैंडी, तो हाथों से रिलेटेड होता, जो हाथों के आसपास हो। मैग्नेटिक तो चुंबक होता, हैंडी हाथों से रिलेटेड। किंडल तो प्रज्वलित करना होता, उस दिन ही बताया था शायद ये मीनिंग, प्रज्वलित करना मतलब जलाना। लेकिन बेटा एक आपके सामने आया ब्लंट, ये होता बिल्कुल मंद, खुट्टल, धीमा, बेकार। अगर जिसने लगाया है शार्प का ऑप्शन नंबर डी तो बढ़िया है, वरना इसके अलावा आंसर नहीं है। फिलहाल लगता है कि सेशन खत्म हो गया क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं कभी कुछ है क्या। अच्छा अभी तो इसमें और दे रखे हैं, देख लेते हैं बेटा, जितने आगे बढ़ रहे हैं 1-2 क्वेश्चन आपका ही फायदा है। टैकीटर्न, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं टैकीटर्न का मुझे एंटोनियम ही बताना है, क्योंकि अब मैंने ये एंटोनियम ही रखवाए बाद में। एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा। टैकीटर्न मतलब कि कम बोलने वाला। क्या होता है ये? टैकीटर्न का मतलब है कम बोलने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलने वाला है वो टैकीटर्न है। टैकीटर्न का मतलब क्या है? कम बोलने वाला, चाहे यहां लिख लो। टैकीटर्न का मतलब है कम बोलने वाला। अब कोई कम बोलने वाला है तो उसका एंटोनियम कम बोलने वाला तो होगा नहीं। अगर मैं रेटिसेंट करूं, ये इसका सिनोनियम है। रेटिसेंट भी क्या होता है? कम बोलने वाला। लैकोनिक तो सूक्ष्म होता है, बिल्कुल छोटा। विड्रॉन का मतलब है वापस लेना, जिसे आप विड्रॉ बोलते हो। भाई बैंक में जाते हो ना, विड्रॉल नहीं होता, विड्रॉ होता है वापस लेना। अगर मैं कहूं लोकेशियस, ये होता है बाचाल, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, बातूनी हो। जिसने लगाया है ऑप्शन नंबर ए बढ़िया है बेटा, इसके अलावा आंसर नहीं बनेगा टैकीटर्न का एंटोनियम। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है जरा, सेशन बहुत जल्दी कंप्लीट कराना है। असेट, बड़ा प्यारा शब्द है असेट। असेट का आपको यहां मैंने पूछ लिया है, अब दोबारा से सिनोनियम मैं अपने हिसाब से पूछ रहा हूं यहां, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको एक से ज्यादा चीजें समझाना। आंसर में तो जो आएगा आप लगा दोगे, लेकिन उसका पता भी तो होना चाहिए। असेट का सिनोनियम देखता हूं कौन लगाता है बेटा। असेट होती है संपत्ति, जो संपत्ति होती है उसे असेट कहते हैं। जरा चेक कर लेते हैं, संपत्ति का तो संपत्ति होगा ना, लाइबिलिटी तो उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व अगर किसी का है, उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आपका लाइबिलिटी कहलाता। मोल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। वेल्थ, रिफ्यूज, रिफ्यूज होता शरण, और रिफ्यूज ही होते हैं शरणार्थी। अगर मैं कहूं वेल्थ, ये भी होता धन या संपत्ति, और धन और संपत्ति का सिनोनियम जो होगा धन और संपत्ति। जिसने लगाया ऑप्शन नंबर सी बढ़िया लगाया, इसके अलावा आंसर नहीं होगा। जल्दी खत्म करते हैं सेशन को, 28 पर चलते हैं। जरा देखते हैं 28 क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर गिलैड, ये तो बड़ा प्यारा वर्ड आ गया गिलैड। कोई बताएगा गिलैड का मतलब क्या है? आपको फिर देता हूं, यहां पर मैं 2 सेकंड देता हूं। चलो देख लेते हैं आपने क्या लगाया। गिलैड का मतलब होता है खुश। अब कोई व्यक्ति गिलैड है तो वो खुश है। अब मुझे यहाँ पर आपको इसका फिर दोबारा से मैंने पूछ लिया, यहाँ पर आप एंटोनियम लगा दो। चलो एंटोनियम कौन लगाएगा? मैं अपने आप क्वेश्चन बना रहा हूं, क्योंकि मैं इसका सिनोनियम भी पूछ सकता हूँ बेटा, एंटोनियम भी पूछ सकता हूँ। जरा बताइए कौन लगा रहा है? खुश का तो दुख हो जाएगा ना, ये हो गया यहाँ पर सैड, खत्म हो गया। अगर मैं कहूँ लॉयल तो वफादार होता,
कीन उत्सुक होता है, प्लीज्ड का इसका सिनोनियम हो गया। अगर आपको सिनोनियम लगाना था तो प्लीज्ड हो जाता, लेकिन आप जानते हो कि यहां पर सैड दुखी होता है, खुश का उल्टा। अगर ग्लैड का आपने सैड लगाया, ऑप्शन नंबर भी बढ़िया। आ जाइए जरा देख लेते हैं, पता नहीं कितने क्वेश्चन हो गए आज, लेकिन कोई नहीं, आपका तो फायदा। अच्छा, यहां पर दिया है कि कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है या कौन सी स्पेलिंग गलत है। जोन सी भी होगी वो एक होगी। चेक कर लेते हैं। टेम्परामेंट, TEMPERAMENT, तो बिल्कुल सही है बेटा, टेम्परामेंट। चेक कर लेते हैं। रेटी, सेंट कम बोलने वाला, ये भी ठीक है। पर्टिनेंट, संबद्ध होता किसी से, संबंधित, ये भी सही है। और इमिनेंट, ये होता भविष्य में होने वाला, ये भी सही है, भविष्य में होने वाला। इसका मतलब ये तो चारों स्पेलिंग सही हो गई। चलो कोई नहीं, सीखने मिल गया। चारों की चारों जो है कैसी हैं बेटा, ये चारों की चारों स्पेलिंग जो है ये करेक्ट है, इन पे करेक्ट लगा लेना। कोई सी भी स्पेलिंग सही नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अच्छा, एक इमिनेंट और होता, उस दिन बताया था मैंने, EMINENT। इमिनेंट होता प्रसिद्ध। अगर कोई फेमस है, प्रसिद्ध है, तो वो इमिनेंट ई वाला होता है। ये भी चेक कर लेना। शायद हो सके कि ये लास्ट हो जाए, अगला वाला 30 क्वेश्चन लास्ट हो इसका। मैंने कहा यहां पर आपसे, यहां पर बतानी है कौन सी स्पेलिंग गलत है कौन सी सही है, जरा बताना। कंपैरिजन, ट्रंप, ये तो कुछ नहीं है, तो गलत हो गया, ये तो इसे मिस प्रिंट कर देते हैं। जरा बताना जरा, पहले नीचे की चेक कर लो। TRIUMPH, विजय होती है, विक्ट्री, बिल्कुल सही है। ट्रंप, ये आपका बिल्कुल सही है। सिरेन, SEREN, सिरेन शांत होता है, ये भी बहुत बढ़िया है। और अनवेल, देखो बेल होता पर्दा, और अन का मतलब होता है किसी से पर्दा हटाना। जब मैंने लगा दिया ये नेगेटिव पहुंच गया, ये होता पर्दा हटाना। किसी का पर्दा हटा दिया मतलब कि आपने उसे उजागर कर दिया, ये होता रिवील। तो इसका सिनोनियम रिवील बन जाएगा। तो ये भी सही हो गई, अनवेल, सीरेन भी। लेकिन अच्छा, कंपार्सियन, ये तो गलत हो गई बिल्कुल। COMPARISON, कंपैरिजन, ये होता तुलना। जिसने अगर लगाया ए वाला तो बढ़िया है। इसमें कंपैरिजन वाली स्पेलिंग गलत थी। COMPARSION नहीं होता, COMPARISON, ये होती है कंपैरिजन तुलना। फिलहाल ये सत्र हमारा कंप्लीट हुआ बेटा। आज 30 क्वेश्चन लाने 25 थे हाई कोर्ट के लिए। कोई नहीं, आपको 5 एक्स्ट्रा करा दिए। उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत पसंद आएगा। सुपर फास्ट रिवीजन 25 से 30 मिनट में खत्म होना है। डेली क्लास लेकर आऊंगा। डेली आप जुड़ना मत भूलिए हमारे नालंदा एजुकेशन टेलीग्राम, और जो मेरा टेलीग्राम है आप उस पर भी ऐड हो सकते हो। दोनों पे बराबर ही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बातें अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद बेटा।